Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. Myself रचना चौधरी एज एमपीटी एजुकेशन विद दी रचना चौधरी। और आज हम पढ़ते हैं ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? ट्यूमर का मतलब होता है यहाँ पर मास लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अनकंट्रोल अनकंट्रोल इरेगुलर abnormal cellular growth and division। ग्रोथ एंड डिवीजन। यानी जो सेल है वो अनकंट्रोल वे के अंदर इरेगुलरली और अबनॉर्मली सेल्स हैं वो ग्रोथ एंड डिवीजन करेंगी, जिसकी वजह से एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये मास लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को ही अपन बोलते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन। अब ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन है ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन आती है यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन आती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड आती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इन दोनों को भी हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें जो सेल का ग्रोथ एंड डिवीजन हो रहा है उसके अंदर उसके जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन। और सेकंड रन आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस दैट मीन्स जो मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेडिंग आउट। स्प्रेडिंग आउट यानी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है या फिर नियर बाई स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्प्रेड आउट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस कंडीशन। तो यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके अंदर डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है सेल की वो चेंज हो जाएगी अपनी बॉडी के अंदर, या फिर जो ट्यूमर स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफेक्टिव डीएनए फॉर्म हो जाएगा। और वही डिफेक्टिव डीएनए है जो हेल्दी डीएनए है उस पर अटैक करेगा, और उसकी वजह से वहां पर मल्टीप्लीकेशन होने के साथ साथ में हम बोल सकते हैं यहाँ पर मेटास्टेसिस होगा और सराउंडिंग की स्ट्रक्चर है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बिनाइन ट्यूमर के अंदर यहाँ पर कंडीशन हो रही है हाइपरप्लेजिया एंड दी हाइपरट्रोफी, दोनों कंडीशन हो सकती है। इवन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर भी यही हो रही है, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी, लेकिन जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई है एंड मेटास्टेसिस कंडीशन हो रही है। बिनाइन ट्यूमर है इसके अंदर हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एंड दी हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी, जैसे हाइपरप्लेजिया को हम देखते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल। दी सेल, जो सेल है वो नंबर के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। वहीं पर हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल। दी सेल्स। लेकिन अगर बिनाइन ट्यूमर है तो यहाँ पर ना तो मेटास्टेसिस कंडीशन होगी और न ही यहाँ पर जो डीएनए के जो या फिर जो हम बोल सकते हैं जो सेल है उसकी सेलुलर प्रॉपर्टी है, जेनेटिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज ही होगी, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए का म्यूटेशन नहीं होगा इन दी बिनाइन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है? जो ब्रेन के अंदर ये जो क्रेनियल कैविटी है, इस कैविटी को अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी।
क्रेनियल कैविटी, यानी जो ब्रेन जहां पर ऑक्यूपाई रहता है उस कैविटी को अपन बोलेंगे क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर एक मास्क लाइक स्ट्रक्चर हो रही है, रीजन क्या होता है, हाइपरट्रोफी एंड दी हाइपरप्लेजिया कंडीशन, जिसकी वजह से डीएनए म्यूटेशन हो जाएगा। डीएनए म्यूटेशन की वजह से वो मेटास्टेसिस करेगी या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रेड आउट करेगी, इसको अपने बोलेंगे ब्रेन ट्यूमर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बिनाइन ब्रेन ट्यूमर भी हो सकती है एंड मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर भी हो सकती है। जो बिनाइन ट्यूमर है ये स्प्रेड आउट नहीं करेगी, और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको भी इन्वॉल्व कर लेगी। और अब यहाँ पे जो ही ये क्रेनियल कैविटी के अंदर एक मास लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लिया, जैसे दिस इज द मास लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगी, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो ये क्या करेगी, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ के प्रेशर को वो कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, क्रेनियल कैविटी का प्रेशर को बढ़ाएगी। कहीं पर भी हो जाए, अगर कहीं पर भी कोई भी ऑर्गन अगर वहां पे ऑक्यूपाई है और दूसरा ऑर्गन या फिर दूसरी स्ट्रक्चर अगर वहीं पर आ रही है, तो जो वहां का जो ओरिजिनल ऑर्गन है वो कंप्रेस होने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो ट्यूमर है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगी, और उसकी वजह से जो क्रेनियल कैविटी है, ये जो क्रेनियल कैविटी है इसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो नॉर्मल कितना होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, 10 to 12 mm ऑफ Hg नॉर्मल है ये। लेकिन इसके अंदर अगर ब्रेन ट्यूमर है तो एक्सीड दी 12 से भी ज्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाएगा। अगर 12 से भी ज्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो रहा है तो सबसे पहले आईसीपी अगर बढ़ा हुआ तो सबसे पहले सिम्टम्स में आता है सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक, यानी हेडेक होगा, सीवियर हेडेक। इसके साथ साथ में ही अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ा हुआ है, मास का वो कंटिन्यूअसली जो मास लाइक स्ट्रक्चर है या फिर हम बोल सकते हैं ट्यूमर है, वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रही है, तो जो नर्व्स भी कंप्रेस हो रही है, इसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स भी कंप्रेस हो रही हैं, और नर्व कंप्रेस होने की वजह से जो नर्व सेल्स हैं उसके अंदर प्रॉपरली कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर कंडक्शन नहीं हो पा रहा है तो न्यूरो चेंज हो जाए, अल्टर हो जाएंगे। रीजन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अल्ट्रेशन। और न्यूरोट्रांसमीटर अल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये चेंज कर रहा है, यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, डिक्रीज दी नाउ कंडक्शन, डिक्रीज दी नाउ कंडक्शन। नाउ कंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर नाउ कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर अल्टर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलाइन है वो डीचेनराइजेशन हो जाएगा। एसिटाइल कोलाइन डीचेनलाइजेशन, और अगर एसिटाइल कोलाइन डीचेनलाइजेशन हो रहा है, ये कोज कर रहा है सीजर को। सीजर्स को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर सिम्टम्स में क्या होगा, सीवियर हेडेक विद दी सीजर्स। देन इसके बाद में हम देखते हैं एसिटाइल कोलाइन लेवल है, इसका लेवल चेंज हो गया। अब एसिटाइल कोलाइन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसकी वजह से सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और उनका काम होता है जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करना। तो अगर एसिटाइल कोलाइन है उसका डीचेनलाइजेशन हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो जाके नॉर्मल एक्ट नहीं करेगा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो नॉर्मल जाके एक्ट नहीं करेगा, और इसकी वजह से प्रॉपरली सेंसेशन
नहीं हो पाएगा और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स भी नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर जो नर्व सेल डैमेज हो गई है, सेंसरी नर्व सेल डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का ये रेस्पॉन्स है, जैसे अब ये कंटिन्यूसली ये रेस्पॉन्स है, तो ये रेस्पॉन्स है ये ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। और उसी कंडीशन में जो ब्रेन है उसको वो वापस क्या करती है, कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे अगर ये हर्ट हो रहा है तो मेरे हाथ को यहाँ से हटा लूंगी, ये ब्रेन है इसको कमांड करेगी। लेकिन अगर ये स्केलेटल मसल्स तक रेस्पॉन्स नहीं आया है, या फिर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसने ये जो इस तरह का रिस्पॉन्स उसको परसीव नहीं किया है, उस कंडीशंस में इसको अपन बोलते हैं लॉस ऑफ द सेंसेशन एंड द रेस्पॉन्स। लॉस ऑफ द सेंसेशन एंड द रेस्पॉन्स, इसको अपन बोलते हैं नंबनेस। तो ब्रेन ट्यूमर के अंदर अगर अपने ब्रेन के अंदर कोई भी अनकंट्रोल इरेगुलर अबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी कंडीशन भी हो रखी है, डीएनए म्यूटेशन भी हो गया है, इसके साथ साथ में मेटासिस्टिस कंडीशन हो रही है, तो वो क्या करेगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाएगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो यहाँ पर सीवियर हेडेक को एंड सीजर को कॉज करता है। इसके साथ साथ में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रॉपरली न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं करेंगे, रेस्पॉन्ड नहीं हो पाएगा। अगर रेस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर नंबनेस आएगी। तो ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर। देन हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ब्रेन ट्यूमर इज एन ब्रेन tumor is an abnormal, uncontrolled, irregular growth of the cells within the brain which can be malignant or the benign। यानी अनकंट्रोल इरेगुलर जो यहाँ पे ग्रोथ एंड अनकंट्रोल इरेगुलर abnormal सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। उसको अपन या तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या फिर वो बिनाइन ट्यूमर है। Brain tumor is defined as any intracranial tumor created by abnormal and uncontrolled cell division in the brain itself, lymphatic tissue, blood vessels, cranial nerve, meninges, pituitary and the pineal gland। That means या तो ब्रेन के अंदर हो रखी है या फिर उसके जो सपोर्टिव ऑर्गन है उसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखी है। अब सपोर्टिव ऑर्गन के अंदर क्या आता है, लिम्फेटिक टिश्यू, ब्लड वेसल्स, क्रेनियल नर्व, meninges, pituitary and the pineal glands। तो ब्रेन टिश्यू के साथ साथ में जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है अगर उसके अंदर भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है उसको अपने बोलेंगे ब्रेन ट्यूमर। जो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है उसके साथ साथ में सपोर्टिव स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं वार्निंग साइन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर के 9 वार्निंग साइन होते हैं। अब ये जो 9 वार्निंग साइन है, वार्निंग साइन का मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज के ही अंदर अगर हमने यहाँ पे ये जो वार्निंग साइन है अगर हमने इन पे ध्यान दे लिया है और कंटिन्यूसली ये होते जा रहे हैं तो हमें एक स्टार्टिंग के अंदर ही एक ऐसे आइडिया हो जाएगा कि ब्रेन के अंदर कुछ तो अबनॉर्मल कंडीशन हो रही है। तो उसको असेस करने के लिए हम देखते हैं वार्निंग साइन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर 9 वार्निंग साइन होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है सीवियर हेडेक एंड दी सीजर। जो अभी हमने देखा है सीवियर हेडेक एंड सीजर के पीछे रीजन क्या होता है, आईसीपी बड़ा होता है एंड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल डी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वो डीचैनलाइजेशन हो जाएगा। सेकेंड वन आता है ब्लर विजन। अब ब्लर विजन के पीछे रीजन क्या होता है, ब्लर विजन के पीछे रीजन होता है जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व जो है इसके अंदर ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है आई को सप्लाई कर रही है। तो ये अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, क्योंकि क्रेनियल नर्व है तो डेफिनेटली क्रेनियल कैविटी के अंदर है, 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व है जो क्रेनियल कैविटी के अंदर ही होती है। तो इंट्राक्रेनियल कैविटी में है तो वहां पर अगर क्रेनियल नर्व के अंदर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है तो इसकी वजह से ये ऑप्टिक नर्व किसको सप्लाई कर रही है, आई को सप्लाई करेगी, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर ब्लर विजन और डबल विजन। सेकंड आता है, नेक्स्ट वन आता है पर्सनैलिटी एंड द बिहेवियर चेंजेस। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंजेस के पीछे रीजन क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन इन दी ट्यूमर फॉर्मेशन
इन दी फ्रंटल लोब, ट्यूमर फॉर्मेशन इन दी फ्रंटल लोब। जो क्रेनियल केविटा का फ्रंटल लोब है, जैसे हम देखते हैं सिंपल सा डायग्राम, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला लोब है, इसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। तो अगर फ्रंटल लोब के अंदर कहीं पे भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई, सच है जैसे ये वाला एरिया है, इसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर, तो फ्रंटल लोब का काम होता है बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड इमोशन कंट्रोल। बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड इमोशनल कंट्रोल। बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड इमोशनल कंट्रोल। तो बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जो ट्यूमर फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगा है? इन दी फ्रंटल लोब। नेक्स्ट वन देखते हैं, मेमोरी चेंजेस एंड दी कंफ्यूजन। मेमोरी चेंजेस एंड कंफ्यूजन के पीछे रीजन क्या होता है? फर्स्ट वन तो आता है डिक्रीज दी O2 सप्लाई टू दी ब्रेन, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम हो रहा, फर्स्ट रीजन। सेकेंड वन आता है फैडेड दी memory trace, memory trace due to decrease nerve conduction, नाउ कंडक्शन। अब हमने देखा था पहले भी कि नाउ कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेमोरी के ट्रेस है वो फैड हो जाएंगे। थर्ड वन आता है, अगर पैराइटल लोब के अंदर डीपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब, जो ये फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब है उसके नियर बाई है, जैसे ये वाला लेटरल एस्पेक्ट है, ये टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल एंड दी पैराइटल। तो डीपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब, दैट मीन्स ये पैराइटल लोब है लेकिन डीपर पार्ट है। अगर यहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हुई है जिसकी वजह से क्या होता है, ये अगर ट्यूमर डीपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब के अंदर अपनी सबसे ज़्यादा मेमोरी ट्रेस होती है, इवन फ्रंटल लोब है वो भी अफेक्ट करता है यहाँ पर। तो अगर किसी भी वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी की वजह से जो मेमोरी ट्रेस है वो फैड होने लग जाएंगे, तो ये अफेक्ट करता है कंफ्यूजन एंड दी मेमोरी लॉस। कंफ्यूजन के पीछे मेन रीजन होता है O2 सप्लाई डिक्रीज होना, एंड जो यहाँ पर मेमोरी के अंदर रीजन होता है लोब भी अफेक्ट करेगा, इसके साथ साथ में डिक्रीज नाउ कंडक्शन की वजह से जो मेमोरी ट्रेस है वो फैड हो जाएंगे। अनदर आता है नोसिया एंड वोमिटिंग। अब नोसिया एंड वोमिटिंग के पीछे रीजन क्या होता है? हाइपर स्टिमुलेशन of the vagus nerve, of the vagus nerve। वैगस नर्व है जो 10th क्रेनियल नर्व है, और ये मिक्स टाइप की नर्व है, मिक्स्ड नर्व है। तो मिक्स्ड नर्व है ये, अगर किसी हाइपर स्टिमुलेटेड हो जाएगी तो ये इसका काम क्या होता है? इंक्रीज दी HCl सीक्रेशन। और अगर HCl सीक्रेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस को बढ़ा देगा, इंक्रीज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस बढ़ाएगा जो कोज कर रहा है नोसिया एंड दी वोमिटिंग। नेक्स्ट वन आता है नंबनेस। नंबनेस के पीछे रीजन जैसे हमने प्रीवियसली बताया है, एसिटाइल कोलाइन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाता, या फिर जो सेंसरी नर्व या मोटर नर्व है डैमेज होने की वजह से, क्योंकि अगर जो
ट्यूमर फॉर्मेशन है तो क्रेनियल कैविटी के अंदर वो कंप्रेस करे स्ट्रक्चर को, जिसमें सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व अगर डैमेज हो गई है, कंप्रेस हो गई है, तो ये कोज कर रहा है नंबनेस। नेक्स्ट वन आता है हियरिंग प्रॉब्लम। अब हियरिंग प्रॉब्लम के पीछे रीजन होता है कंप्रेस दी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कंप्रेस दी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो नंबर में आती है अपने यहाँ पर 8th क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व है जो वेस्टिबुलर नर्व एंड कोक्लियर नर्व दो पार्ट्स होते हैं, जैसे वेस्टिबुल नर्व है एंड दी कोक्लियर नर्व। तो वेस्टिबुल नर्व है जो ईयर के अंदर वेस्टिबुलर पार्ट में लेके जाएगी, वेस्टिबुला में लेके जाएगी, एंड कोक्लियर नर्व है वो कोक्लियर पार्ट में लेके जाएगी। फिर यहाँ से वो दोनों ही रेस्पॉन्स ब्रेन के अंदर जाएंगे और वहां से कोऑर्डिनेट होगी। तो अगर यहाँ पे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से जो भी साउंड वेव है वो इनर ईयर तक तो पहुंच गए, लेकिन इनर ईयर में जहाँ पे नर्व्स रेस्पॉन्ड को लेके जाती हैं ब्रेन तक, जो सॉरी स्टिमुलाई को लेके जाती हैं ब्रेन तक, वो नहीं लेके जा रही है, क्योंकि ये है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व है, ये ब्रेन तक रेस्पॉन्स नहीं लेके जाएंगी, ये कोज कर रही है हियरिंग लॉस को। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आता है ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, अब ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के पीछे रीजन क्या होगा? इसके पीछे रीजन होता है कि यहाँ पर एक तो होता है अपना स्पीच प्रोडक्शन एरिया, जो फ्रंटल लोब है इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पीच प्रोडक्शन एरिया, स्पीच प्रोडक्शन एरिया। तो अगर यहाँ पर फ्रंटल लोब और डिपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रहा है, तो ये वर्निक्स एरिया और यहाँ पे स्पीच प्रोडक्शन एरिया है, ये डैमेज हो जाएगा। और अगर ये डैमेज हो रहा है, इसके साथ साथ में क्या होता है, 7th नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व है, जो आती है अपनी फेशियल नर्व, जो जब भी हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं उसकी वजह से कर रहे हैं, वो अफेक्ट होगी। इसके साथ साथ में हाइपोग्लोसल नर्व है, जो अपने जो मतलब नेक रीजन को अंदर की साइड में फेरिंग्स है, इनको सप्लाई करती है लैरिंग्स को। लैरिंजियल नर्व अगर डैमेज हो गई है तो भी यहाँ पे स्पीच के अंदर वेरिएशन आ जाएगा। एंड लास्ट वन आता है बैलेंसिंग प्रॉब्लम। बैलेंसिंग प्रॉब्लम के पीछे मेन रीजन होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं उस पर प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा, या फिर अदर रिस्पॉन्स ये रहेगा कि बैलेंसिंग के अंदर मेन फैक्टर कोज कर रहा है मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा यानी जो सेरिबेलम के अंदर कैंसर कंडीशन होती है उसको अपन बोलते हैं मेडुलोब्लास्टोमा। सेरिबेलम, और सेरिबेलम का काम क्या होता है? बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। तो अगर ट्यूमर फॉर्मेशन कहाँ पर हो गया है? सेरिबेलम के अंदर, जिसकी वजह से अपना जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसको वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी और ये बैलेंसिंग प्रॉब्लम को कोज करेगी। दैट मीन्स जो पर्सन है वो लंबे टाइम तक या फिर एक पोस्चर के अंदर खड़ा नहीं रह पा रहा है, इसको अपन बोलते हैं बैलेंसिंग प्रॉब्लम। तो ये है 9 वार्निंग साइन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर को हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में अगर ट्यूमर है तो हमने देखा है यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। लेकिन उसके बाद में भी ब्रेन के अंदर हम ट्यूमर को देखेंगे प्राइमरी ट्यूमर एंड दी सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर दैट मीन्स उनकी ओरिजिनेट साइट कहाँ पर है? इन दी ब्रेन। दैट मीन्स जो कैंसरस कंडीशन हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं अनकंट्रोल इरेगुलर वे के अंदर सेलुलर डिवीजन हो रहा है, उसकी वो कहाँ पर हो रहा है? इन दी ब्रेन। ओरिजिन साइट रहेगी इसकी, ओरिजिन साइट रहेगी ब्रेन।
एंड सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर का मीन क्या होता है कि मेटास्टेसिस कंडीशन की वजह से ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, रेदर देन जो प्राइमरी जो ओरिजिन साइट रहेगी, जैसे लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, तो लीवर है, उसके अंदर यहाँ पे कैंसरस कंडीशन हो रही है, लेकिन वहाँ पे मेटास्टेसिस के होने के बाद में ये ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है, तो ये सेकेंडरी ब्रेन को अफेक्ट करेगी, प्राइमरी इनकी ओरिजिनेट साइट है वो अलग होती है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। अब जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है उसको भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन तो हमने दिया है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर एंड सेकेंड वन हमने किया है सपोर्टिव स्ट्रक्चर ट्यूमर। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर एंड दी सपोर्टिव स्ट्रक्चर ट्यूमर। अब इंट्राक्रेनियल ट्यूमर के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रेन की सेल्स होती हैं, ब्रेन की सेल्स होती हैं जैसे एस्ट्रोसाइट, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल के अलावा एसोसिएटेड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। सेकेंड वन आती है इसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। थर्ड वन आती है एपिंडाइमल सेल, एपिंडाइमल सेल। एंड फोर्थ वन आती है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। तो ये फोर काइंड ऑफ दी सपोर्टिव सेल्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एसोसिएटेड सेल्स होती हैं ब्रेन के अंदर। नर्व सेल के अंदर ये चार टाइप की सेल्स होती हैं। जो एस्ट्रोसाइट सेल्स है इसका मेन काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करना, दैट मीन्स जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक कंपोनेंट है उसको ब्रेन में जाने से वो रोक लेती है। सेकेंड वन आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसका मेन काम होता है टू मेंटेन and formation of the myelin sheath, माइलिन शीथ। इसका काम होता है जो न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ होता है, स्वान सेल होती है, स्वान सेल के फॉर्मेशन में एंड माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड वन आती है एपेंडाइमल सेल, ये एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग है। तो इसका मेन काम होता है, वेंट्रिकल्स है ब्रेन के अंदर, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उसकी इनर लाइनिंग को फॉर्म करना। वेंट्रिकुलर लाइनिंग को फॉर्म करना, इसके साथ साथ में CSF को फॉर्मेशन करना, CSF का फॉर्मेशन करना। एंड फोर्थ वन आती है माइक्रोग्लियल सेल्स, और ये क्या होती है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेगस, मैक्रोफेगस का ही पार्ट्स है। अब ये अंदर क्या करते हैं, रिमूव दी फेगोसाइटिक वेस्ट फ्रॉम दी ब्रेन, ब्रेन फ्रॉम दी ब्रेन। तो ये 4 काइंड ऑफ दी सेल्स होती हैं जो ब्रेन के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, या फिर उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल एंड दी माइक्रोग्लियल सेल्स। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले आता है एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा दैट मीन्स कैंसरस कंडीशन ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। देन ब्रेन स्टेम ग्लियोमास, अब ब्रेन स्टेम ग्लियोमास क्या है, ब्रेन स्टेम हम किसको इंक्लूड करते हैं, जिसमें आता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड दी
मेडुला ओब्लोगेटा। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा। इसको अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। तो अगर ब्रेन स्टेम के अंदर किसी भी वजह से, या तो मिड ब्रेन के अंदर कैंसर कंडीशन हो रही है, या पोन्स के अंदर कैंसर कंडीशन हो रही है, या फिर मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर, उसको अपन बोलते हैं मिड ब्रेन, सॉरी, ब्रेन स्टेम कैंसर कंडीशन, ब्रेन स्टेम ग्लियोमास। नेक्स्ट आता है एपिंडाइमोमा। एपिंडाइमोमा यानी जो एपिंडाइमल सेल है ब्रेन के अंदर, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं, चारों वेंट्रिकल हैं, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करते हैं, इसके साथ साथ में सीएसएफ को फॉर्म कर रहे हैं। अगर वहां पर कैंसरस कंडीशन हो गई है, उसको अपन बोलते हैं एपिंडाइमोमा। अनदर आता है ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास दैट मीन्स जो ओलिगोसाइट्स हैं उसके अंदर कहीं पर भी कैंसरस कंडीशन हो गई है, उसको अपन बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। एंड लास्ट वन आता है मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा कहां पर होता है? जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन इन दी सेरिबेलम। ट्यूमर फॉर्मेशन इन दी सेरिबेलम। सेरिबेलम। और ये वेरी रैपिड, एग्रेसिव, very aggressive cancerous of brain, सेरिबेलम। ब्रेन के अंदर भी, सेरिबेलम के अंदर, इसको अपन बोलते हैं मेडुलोब्लास्टोमा। ये तो आ गया अपना इंट्राक्रेनियल, यानी जो क्रेनियल केविटी के अंदर ट्यूमर है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्टिव स्ट्रक्चर ट्यूमर। अब सपोर्टिव स्ट्रक्चर ट्यूमर के अंदर फर्स्ट वन आता है मेनिंजियोमा, जिसके ये किसका होगा? मेनिंजीज का, कैंसर्स ऑफ द मेनिंजीज, कैंसर्स ऑफ द मेनिंजीज। अब मेनिंजीज क्या है? आउटर कवरिंग लेयर, आउटर कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दी ब्रेन एंड दी स्पाइनल कोड। तो अगर यहाँ पे कैंसर कंडीशन कहाँ पर हो रहा है? इन दी मेनिंजीज के अंदर होता है, उसको अपन बोलेंगे मेनिंजियोमा। नेक्स्ट वन आता है स्वानोमा, जो स्वान सेल के अंदर, स्वान सेल के अंदर कैंसर कंडीशन हो रही है, उसको अपन बोलते हैं स्वानोमा। और स्वान सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इन दी नर्व एक्सोन्स। जो एक्सोन है उसके के अंदर माइलिन शीट को फॉर्म करता है स्वान सेल। माइलिन शीट को फॉर्म कर रहा है वो है स्वान सेल। तो अगर स्वान सेल के अंदर कैंसर कंडीशन हो गई है, उसको अपन बोलते हैं स्वानोमा। नेक्स्ट वन आता है क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा यानी क्रेनियल केविटी के अंदर, जो क्रेनियल केविटी और फेरिंग्स के अंदर जो कम्युनिकेट करने वाली नर्व्स है उसके अंदर कैंसरस कंडीशन। नेक्स्ट वन आता है पीनियल ट्यूमर, यानी जैसे यहां पर प्रेजेंट होती है ये वाली स्ट्रक्चर है पीनियल बॉडी। तो अगर पीनियल बॉडी के अंदर कैंसर कंडीशन हो गई, यहां पर है पीनियल बॉडी, इधर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दी हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लियास। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ, इधर रहता है पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस एंड दी पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पर आती है बेसल गैंग्लियास। तो अगर ट्यूमर फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, पीनियल बॉडी के अंदर हो गई है नियर दी हाइपोथैलेमस, तो ये भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है।
एन एंजियोमा, एंजियोमा रिलेटेड टू दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स सच एज जैसे सर्किल ऑफ विलाई ऑफ विलाई की ब्रांचेस, ब्रांच ऑफ द सर्किल ऑफ विलाई, जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है उसके अंदर अगर कैंसरस कंडीशन हो गई है उसको अपन बोलते हैं एंजियोमा। एंजियोमास होती है एक कैंसरस कंडीशन ऑफ द आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड वेसल्स यहाँ पे आर्टरी, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्रेन को? कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, वो आगे जाके एक सर्किल ऑफ विलाई को फॉर्म करती है ब्रेन के अंदर। तो सर्किल ऑफ विलाई के अंदर कहीं पर भी कैंसरस कंडीशन हो गया उसको अपन बोलते हैं एंजियोमा कंडीशन। तो ये थी प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर को हम देखते हैं जैसे मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर, दैट मीन्स ओरिजिन साइट तो उसकी कोई अलग है लेकिन वहां से मेटास्टेसिस होकर वो ब्रेन को अफेक्ट कर रही है। अब ओरिजिन साइट में कहाँ हो सकती है? लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट एंड किडनी, लिवर, ये सारी हो सकती है जहां से कैंसर कंडीशन ओरिजिन होगी, मेन साइट वहीं पे होगी और उसके बाद में मेटास्टेसिस होके ब्लड वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करेगी, यानी ब्रेन के अंदर जाके मेटास्टेसिस करेगी और फिर वहां पर भी एक मास्क लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेगी। उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर बिगन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन, दैट मीन्स कहाँ पर होता है? ब्रेन के अंदर नहीं, ब्रेन के आउटसाइड में ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखी है। दीज आर अराइजिंग फ्रॉम द लंग्स, ब्रेस्ट, किडनी एंड मैलिग्नेंट मेलिनोमा। मैलिग्नेंट मेलिनोमा दैट मीन्स स्किन कैंसर। जो मेलिनोसाइट्स हैं उसके कैंसर को अपन बोलते हैं मैलिग्नेंट मेलिनोमा। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। देन हम देखते हैं कोजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। कोजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेन ट्यूमर के अंदर फर्स्ट वन आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर सच एज द रेडिएशन, फॉर्मेल्डिहाइड, विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक एंड द बेंजीन। विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक एंड दी बेंजीन। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मीन्स क्या होता है? जो पर्सन है वर्किंग प्लेस पे हाईली एक्सपोज हो रहा है विद द रेडिएशन एंड दी फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक, बेंजीन, जो वर्किंग प्लेस पे है तो उसकी वजह से अगर ब्रेन की सेल्स के अंदर अल्ट्रेशन आ रखा है या फिर मैलिग्नेंट कंडीशन हो रखी है, इसको अपने बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। सेकेंड वन आता है जेनेटिक फैक्टर एंड दी फैमिली हिस्ट्री, दैट मीन्स फैमिली पहले से ही फैमिली हिस्ट्री है उनकी किसी के कैंसर कंडीशन की वजह से, चाहे वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हो या फिर सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हो। नेक्स्ट वन आता है HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन की वजह से जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर भी देखा था मेनिंजाइटिस भी होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन एंसेफेलाइटिस भी होने के चांस रहते हैं, इसके साथ साथ में ब्रेन एब्सिस भी हो रहा है और ये तीनों ही कंडीशन आगे जाके ट्यूमर के फॉर्मेशन को हेल्प करती है। HI के पीछे रीजन क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। compromised immune system। इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज हो रखा है उस कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है रेडिएशन थेरेपी टू दी हेड। अगर किसी भी वजह से या फिर हम बोल सकते हैं नेक रीजन के अंदर अगर कहीं पे भी जैसे लैरिंज पर्सन की प्राइमरी ओरिजिन साइट है लैरिंजल कैंसर, तो लैरिंजल कैंसर की वजह से पर्सन है उसको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है और वो रेडिएशन है जो ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो भी अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट वन आता है सिगरेट स्मोकिंग, excessive use of the cellular phone, use of the hair dye, head trauma and the dietary exposure to the nitrates, हाईली एक्सपोजर टू दी नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स के अंदर क्या होता है? पर्सन है वो ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है और वो प्रोटीन उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसमें क्या होता है प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट होते हैं और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने की वजह से वहां से जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है वो ब्रेन के अंदर जाके बिल्डअप हो जाएंगे ब्लड के साथ में, उसको अपन बोलते हैं एजोटेमिया। एजोटेमिया आगे जाके कोज कर रहा है सेरिब्रल इंफ्रैक्शन, सेरिब्रल इंफ्रैक्शन और ब्रेन ट्यूमर। सेरिब्रल इंफ्रैक्शन और ब्रेन ट्यूमर ये कोज कर रहा है नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट। अब इसके पीछे रीजन क्या हो? या तो पर्सन है वो
ज़्यादा नाइट्रेट कंपोनेंट ले रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ले रहा है, जितना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा उससे ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहा है। एंड सेकेंडरी रीजन हो सकता है रीनल सिस्टम, जिसमें क्या होता है जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है रीनल बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रोनिक रीनल फेलियर है। इस कंडीशंस में जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है वो ब्लड के अंदर ही बिल्डअप हो जाएंगे और वो उसकी वजह से ब्रेन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अदर इसके अंदर इफेक्ट कोज कर सकता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी इसको अफेक्ट कर रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट। फिर हम देखते हैं इसके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि आईसीपी बढ़ा हुआ है। आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा है कि आईसीपी बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा, एक मास लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के अंदर चली गई है, उसकी वजह से वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन आईसीपी तो बढ़ गए, अब आईसीपी की वजह से अपनी बॉडी के अंदर कैसे कैसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, कैसे वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वन आता है सीवियर हेडेक, सेकेंड वन आएगा वॉमिटिंग, डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑन साइड ऑफ द लीजन, papilledema, edema of the optic nerve and the herniation। सीवियर हेडेक फर्स्ट वन आ गया, सीवियर हेडेक होगा। सेकेंड वन आता है वॉमिट, नोसिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन आता है डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे स्टार्टिंग में पर्सन है वो कंफ्यूजन में जाएगा, कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन। इनिशियल के अंदर तो पर्सन है वो कंफ्यूज रहने लग जाएगा, डिसओरिएंटेशन में जाएगा। उसके बाद में पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस और कम होता चलेगा, और पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो, या फिर हम बोल सकते हैं अनकॉन्शियस कंडीशन में हो जाएगा। डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल ऑन द साइड ऑफ द लीजन, जो प्यूपिल है अपनी आई की प्यूपिल है वो डायलेटेड हो जाएगी जिस साइड में लीजन है। जैसे अगर राइट साइड के अंदर लीजन हो रखा है तो राइट साइड की प्यूपिल है वो डायलेटेड हो जाएगी, लेफ्ट साइड के अंदर लीजन हो रखा है तो लेफ्ट साइड की प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी। देन पैपिलेडेमा, पैपिलेडेमा का मतलब क्या होता है, एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व या फिर ऑप्टिक डिस्क। ये जो ऑप्टिक डिस्क है इसके अंदर एडिमा होने लग जाना, ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क के अंदर स्वेलिंग होगा। नेक्स्ट वन आता है हर्निएशन, दैट मीन्स क्योंकि कंप्रेशन की वजह से जो ब्रेन के पार्ट है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट आउट होना स्टार्ट कर देंगे, उसको अपन बोलते हैं हर्निएशन। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक देखा, स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसके बाद में हमने ये देखा कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो वो कितने टाइप की ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन देखा, देन हमने कोर्सेस देखे, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस कैसी कंडीशंस होती है, इसके कंप्लीटली साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, और क्या हम इसका मैनेजमेंट कंप्लीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।